हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत कर ही देता हूं द लूसीफर कैंडल में एक बार फिर, जहां मैं आपको ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तोड़-तोड़ के आसान भाषा में और साथ ही साथ ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलता हूं। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, चाहे आपको अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए या ट्रेडिंग में सफलता चाहिए, आपको अपने अंदर के लूसीफर को हराना ही होगा, उस लूसीफर द डेविल को हारना ही होगा। इस सबक के साथ साथ हम यहाँ पे अपने एपिसोड की शुरुआत करेंगे और हम थोड़ा ये समझेंगे कि हमने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अभी तक सीख चुके हैं और पिछले एपिसोड में हमने रिसेंट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आने वाली है आपके हमारी कॉन्सेप्ट शीट। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आईटीएम, ओटीएम और एटीएम समझ लिया था, जहां हमें ये समझ में आ चुका था कि आईटीएम वो प्रीमियम्स होते हैं जिनमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ओटीएम वो प्रीमियम्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक नहीं होती है, और एटीएम सर वो स्ट्राइक प्राइस होती है जहां पर मैक्सिमम टाइम वैल्यू होती है। ये बात हम समझ चुके थे और उसके बाद हमने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके दोस्तों इंटरलिंकिंग भी कर ली थी। हमने दो इंटरलिंकिंग करी थी। कौन से कॉन्सेप्ट के बेस पे? ओटीएम के कॉन्सेप्ट के बेस पे, जो ये कहता है कि भाई ऑप्शन प्रीमियम, ओटीएम के ऑप्शन प्रीमियम्स वो होते हैं जिसमें टाइम वैल्यू नहीं होती है। तो इससे हमें क्या पता लगा सर दोस्तों? इससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पे टाइम वैल्यू होगी तो वो सारे प्रीमियम्स समय के साथ साथ डिके करेंगे। तो इससे हमें क्या पता लगा, जो ओटीएम में प्रीमियम्स होते हैं समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ डिके होते रहते हैं। सर, क्या आईटीएम के प्रीमियम भी डिके होते हैं? यस सर, क्योंकि आईटीएम के प्रीमियम भी डिके होंगे, क्योंकि आईटीएम के प्रीमियम भी मिलके बने होते हैं। किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आईटीएम के ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो वहां पे जो डिके आएगा वो इतना नहीं होगा जितना कि ओटीएम में होगा, क्योंकि ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होगी और वो समय के साथ साथ गलती चली जाएगी। तो यहाँ पे एक इंटरलिंकिंग तो ये हो गई थी कि ऑप्शंस के प्रीमियम टाइम के साथ साथ डिके होते रहते हैं। और दूसरी बात हम ये समझ चुके थे दोस्तों कि जब वो एक्सपायरी आती है, जब वो दिन आता है, चाहे वो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, जब वो एक्सपायरी आती है तो क्या होता है दोस्तों कि जो प्रीमियम, जो ओटीएम के प्रीमियम जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, वो जीरो हो जाते हैं। तो ये दो बात हम लोग दोस्तों सीख चुके थे। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पे ये दो इंटरलिंकिंग हो चुकी हैं, क्या हम कोई और इंटरलिंकिंग कर सकते हैं? ये फंडा जान के, ये बाजार का भेद जान के कि टाइम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो क्या और कोई तीसरी इंटरलिंकिंग भी हो सकती है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके? यस, हो सकती है दोस्तों। तो सुनिए, जो कि मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि बायर्स कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं। सर, जो बाजार का भाव जब बढ़ता है तो वहां पे बायर्स को मुनाफा होता है, और बाजार का भाव गिरता है तो सेलर्स को मुनाफा होता है। सर, तो यहाँ पे हम एक बार सेलर्स को पकड़ते चलेंगे, तो यहाँ पे हम एक चीज ये समझ सकते हैं कि सेलर्स को कम मुनाफा हुआ जब भाव गिरा, बाजार का भाव गिरा। तो एक तरीके से सेलर को तो ऐसे मुनाफा हो गया कि जब बाजार गिर रहा है, तो बाजार का भाव गिर रहा है, तो वहां पे वो बिटवाली करके मुनाफा कमा सकता है। सर, दूसरी तरीके से सेलर कैसे पैसा बना सकता है अगर वो ऑप्शंस में है? तो ऑप्शंस में सर हम ये तो जान चुके हैं कि थीटा डिके होता है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू होती है, तो प्रीमियम समय के साथ साथ गिरते रहते हैं, उनकी वैल्यू गिरती रहती है। और ये सेलर्स को कम मुनाफा होता है। सेलर्स को तब मुनाफा होता है जब किसी का भाव गिरता है, दाम गिरता है, चाहे वो रीजन कोई सा भी हो, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस अपने आप गिर रहा हो, चाहे वो डिके की वजह से उसमें उसके भाव में गिरावट आ रही हो, कमी आ रही हो, तो यहाँ पे दोनों ही सूरतों में सेलर्स को मुनाफा होता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेलर क्या कर सकता है? दो तरीके से मुनाफा कर सकता है इस बाजार में। पहला तरीका कौन सा हुआ? पहला तरीका वो हुआ कि जब उसे लगता है कि बाजार गिरेगा, तब वो मुनाफा कमा सकता है। दूसरा तरीका क्या हुआ? अगर उसको लगता है कि ओटीएम में जो प्रीमियम्स हैं वो एक्सपायरी पे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उनमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, तो वहां पे वो बिटवाली कर देगा और वो प्रीमियम धीमे धीमे एक्सपायरी आते आते जीरो हो जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, आप यहाँ पे तीसरी इंटरलिंकिंग तो समझ ही चुके होंगे, तो बढ़ चलते हैं दोस्तों चौथी इंटरलिंकिंग की तरफ। क्या हम इस बात से और भी चीजें जान सकते हैं? हमने ये चीज तो जान ली अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके कि डिके की वजह से प्रीमियम के भाव गिरते हैं, तो वहां पे सेलर्स आ जाते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि उन्हें तब मुनाफा होता है जब भाव गिरता है। तो भाव किसकी वजह से गिर रहा
है, डिके की वजह से गिर रहा है तो सेलर को मुनाफा हो रहा है। एक तरीके से ऐसे मुनाफा हुआ सेलर का। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, जब बाजार के भाव में गिरावट आएगी तो सेलर वहां पे भी मुनाफा कमा सकता है। ये बात हम समझ चुके थे, ये इंटरलिंकिंग हम कर चुके थे। बढ़ चलते हैं दूसरी बात की तरफ। तो सर ये ओटीएम हमने सीखा, तो ओटीएम में हम क्या समझ चुके हैं दोस्तों कि ओटीएम में इंटरेस्ट हमेशा किसका रहेगा, सेलर का रहेगा, ना कि बायर का रहेगा। तो मैक्सिमम ओटीएम में कौन पोजीशंस बनाएगा, सेलर बनाएगा, क्योंकि ओटीएम में क्या होता है सर, टाइम वैल्यू होती है, और टाइम वैल्यू की वजह से क्या होता है, उसके प्रीमियम के भाव गिरते हैं। तो सेलर की पसंद क्या हुई, ओटीएम। अब बेचारे बायर्स की भी बात कर लेते हैं, वो क्या कर पाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस में। सर बायर्स की पसंद हमेशा होनी चाहिए आईटीएम की तरफ। आईटीएम की तरफ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक बायर को तब मुनाफा होता है, तब उसको फायदा होता है जब बाजार का भाव ऊपर जाता है। ठीक है, तो अगर वो आईटीएम में लेगा तो वहां पे उसके पास एटलीस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू तो होगी, उसे इस चीज का तो डर नहीं होगा कि मैंने एक ऐसा प्रीमियम ले रखा है जिसमें सिर्फ टाइम की टाइम वैल्यू है, और जो समय के साथ साथ वो गिरती जाएगी। तो बायर को तो मुनाफा तब होना है सर जब मतलब वो प्राइस ऊपर बढ़ेगा, लेकिन अगर वो ओटीएम में जाता है तो प्राइस क्या होगा सर, डिके के कारण गिरता चला जाएगा, और वहां पे बायर को क्या हो सकता है सर, बायर को नुकसान हो सकता है। तो बायर की पसंद क्या हुई सर, आईटीएम, क्योंकि वहां पे इंट्रिंसिक होती है, स्टेमिना होती है। ठीक है, और सेलर्स की पसंद क्या हुई, ओटीएम्स। ओटीएम्स क्यों सेलर की पसंद हुई, वहां पे आपकी वो होती है सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू जो गलने के लिए होती है। तो हम यहाँ चौथी इंटरलिंकिंग में ये समझ गए कि आईटीएम और ओटीएम के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि बायर का इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए और सेलर का इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए। तो हम ये समझ चुके हैं दोस्तों, बायर का इंटरेस्ट आईटीएम्स में होना चाहिए और सेलर का इंटरेस्ट ओटीएम्स में होना चाहिए। तो ये बात हमारी समझ में आ चुकी है, और बढ़ते हैं अब हम दूसरे कॉन्सेप्टों को समझने की तरफ। तो दोस्तों आइए समझते हैं बाजार के और कॉन्सेप्ट्स को, और खोलते हैं बाजार के और भेद। तो दोस्तों भेद खोलने से पहले, कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम क्वेश्चन शीट की तरफ अपना एक बार रुक कर ही लेते हैं और जान लेते हैं वहां हमने कौन कौन से आंसर्स, कौन कौन से उत्तर अभी तक जान पाए। तो दोस्तों चौथे सवाल का आंसर हमें अब पता है, जो कि सवाल था कि आईटीएम, ओटीएम और एटीएम को समझ के हमारा भला कैसे होने वाला है। तो अभी अभी दोस्तों इन कॉन्सेप्टों से रिलेटेड आपने 4 इंटरलिंकिंग देखी, तो आपको ये समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट समझ के क्या इंटरलिंकिंग हो सकती है। और दूसरा सवाल क्या है सर, एक्सपायरी से रिलेटेड है, उसका जवाब भी हमें मिल गया है। सर ऑप्शंस के प्रीमियम में टाइम वैल्यू होती है, जहां जहां टाइम वैल्यू होगी वहां वहां एक्सपायरी आएगी, और जब ये एक्सपायरी आएगी तब ये क्या करेगी, ओटीएम्स के प्रीमियम्स जिसपे केवल टाइम वैल्यू है उनको जीरो करके चली जाएगी। बढ़ चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है सर, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये स्पॉट के प्राइस में जब मूवमेंट आता है तो कॉल साइड के एलटीपीज और पुट साइड के एलटीपीज कैसे बिहेव करते हैं, इस चीज पर बात हुई थी, और इस बात को हमने बायर्स और सेलर्स के नजरिए से भी समझा था। तो हमने ये भी जाना था कि जब स्पॉट के प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल साइड के एलटीपीज बढ़ेंगे, जब स्पॉट का प्राइस नीचे जाएगा तो पुट साइड के एलटीपीज बढ़ेंगे। इसको हमने सेलर के नजरिए से भी समझ लिया था सर, कि जब स्पॉट का प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट साइड के एलटीपीज गिरने लगेंगे, जब स्पॉट का प्राइस नीचे आएगा तो कॉल साइड के एलटीपीज गिरने लगेंगे। तो हमें अब ये पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से स्ट्राइक प्राइसेस हैं जिनके, क्या हमें ये पता लगाना है दोस्तों, क्या जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनके ऑप्शन प्रीमियम समान वेलोसिटी से घटते बढ़ते हैं या इसमें भी कोई अंतर है। यस अंतर है सर, बहुत अंतर है। जो जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखती हैं उनके जो कॉल साइड के प्रीमियम्स होते हैं और पुट साइड के प्रीमियम्स होते हैं वो समान वेलोसिटी से घटते बढ़ते नहीं है, सबकी अपनी अपनी अलग वेलोसिटी होती है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, जो 25 से 30 साल का युवा होगा, अगर आप उससे दौड़ने को बोले तो वो 1 किलोमीटर की दौड़ लगा लेगा, क्योंकि वो युवा है अभी और उसके पास ढेर सारी एनर्जी है। यही काम अगर हम 80 साल के एक बुजुर्ग को कहें तो वो बामुश्किल धीमे धीमे ही चल पाएंगे, क्योंकि उनके पास ना तो स्टेमिना है ना तो एनर्जी है, बट ढेर सारा विजडम है। ठीक है, यहाँ पे हम विजडम की बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेस की बात कर रहे हैं। तो रेस कौन तेजी पे लगाएगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी जिसके पास स्टेमिना ज्यादा होगा। और स्टेमिना का मतलब क्या होता है ये हमने समझा था, स्टेमिना का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सर
जहां जहां जिन प्रीमियम्स के पास ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और ज्यादा स्टेमिना होगा सर, वो प्रीमियम्स बहुत तेजी में घटेंगे या बढ़ेंगे। और वो प्रीमियम्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होगी तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा धीमी गति से घटेंगे या बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि जो आईटीएम के प्रीमियम्स होते हैं वो काफी तेजी से घटते या बढ़ते हैं स्पॉट प्राइस के मूवमेंट के साथ। लेट से अगर 50 रुपए का स्पॉट प्राइस में मूवमेंट आया तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स हैं उनमें भी जाहिर सी बात है, उसमें भी अपने हिसाब से मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्पॉट प्राइस बढ़ेगा तो कॉल साइड के प्रीमियम्स बढ़ने लगेंगे। अगर वो कॉल साइड के प्रीमियम्स आपने आईटीएम्स में लिए हैं तो वो काफी तेजी से बढ़ेंगे उस 50 रुपए के मूवमेंट पे ही। अगर वही सेम आपने किसी ओटीएम में खरीदारी कर रखी है तो वही 50 रुपए के मूवमेंट पे वो प्रीमियम थोड़ा धीमे बढ़ेगा। क्यों धीमे बढ़ेगा? क्योंकि वो थोड़ा बुजुर्ग है, उसके पास ना तो स्टेमिना है ना तो एनर्जी है, बस बची कुछ टाइम वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात तो हमारे समझ आ ही गई है, डेल्टा क्या है, एनर्जी है, जो ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रीमियम्स की वेलोसिटी क्या रहेगी घटने या बढ़ने की, कौन कितनी तेजी में चलेगा, कौन कितना धीमे चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा डिसाइड करेगा। और जो आईटीएम्स के प्रीमियम्स होते हैं वो 25 साल के युवा की तरह होते हैं, क्योंकि उनमें स्टेमिना होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू रूपी स्टेमिना होता है, इसलिए वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है। तो स्पॉट में मूवमेंट आता है तो चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड, दोनों के आईटीएम्स के अगर प्रीमियम्स होंगे तुलनात्मक रूप से काफी तेजी में बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे स्टेमिना ज्यादा है, इंटेंसिव ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा है। तो इसलिए वहां पे डेल्टा भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा डेल्टा होने की वजह से ज्यादा तेजी से घटेंगे या बढ़ेंगे। अब ओटीएम के प्रीमियम्स की बात कर ले, वहां तो स्टेमिना है ही नहीं, तो एनर्जी है ही नहीं, इसलिए उनका डेल्टा कम होगा। यहाँ पे हम एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, डेल्टा बोल रहे हैं। जहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, जहाँ पे डेल्टा ज्यादा होगा, वो प्रीमियम बहुत तेजी से घटेगा या बढ़ेगा। जहाँ पे एनर्जी कम होगी, जहाँ पे डेल्टा कम होगा, वहां पे वो प्रीमियम क्या करेगा, धीमे धीमे घटेगा बढ़ेगा। तो हम क्या ऐसे ये समझ पाए कि जो आईटीएम्स के प्रीमियम हैं बहुत जल्दी घटते या बढ़ते हैं, और जो ओटीएम के प्रीमियम्स हैं वो काफी धीमे धीमे घटते या बढ़ते हैं। हमें ये समझ आई, हमें ये वेलोसिटी समझ आ गई। डेल्टा क्या होता है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है प्रीमियम्स की, कि वो किस वेलोसिटी और किस स्पीड से घटेंगे या बढ़ेंगे। जहां पे ज्यादा डेल्टा है तो वहां क्या हो गया दोस्तों, ज्यादा डेल्टा मतलब ज्यादा एनर्जी, और वो प्रीमियम स्पॉट के प्राइस जैसे ही मूव होगा तो काफी तेजी से फ्लक्चुएट होगा। और अगर हम ओटीएम की बात कर लें, ओटीएम के पास मैं फिर दोहरा देता हूँ, ना तो इंट्रिंसिक रूपी स्टेमिना होती है। जब ना इंट्रिंसिक रूपी स्टेमिना नहीं होगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो डेल्टा कम रहेगा वहां पे, तो वो बड़ा धीमे धीमे मूव करेगा स्पॉट प्राइस के मूवमेंट के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो कॉन्सेप्ट हमने डेल्टा का समझा है, अगले एपिसोड में उसकी इंटरलिंकिंग आपको कॉन्सेप्ट शीट पे मिल जाएगी, वो कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट शीट पे दिखाई दे जाएगा। और जो हमने आज डेल्टा की बात की है और उसको जो वेलोसिटी बताया है, उसको जो एनर्जी बताया है, इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और ये ऑप्शन चेन पे प्रैक्टिकली कैसे दिखता है, वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम मूव करेंगे ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को जानने की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल। आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग के दौरान होने वाली एक और साइकोलॉजिकल मिस्टेक को समझने वाले हैं। दोस्तों उसको मिस्टेक कहना गलत होगा, मैं तो उसे सर बीमारी कहता हूं। बीमारी, ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जो एक ट्रेडिंग के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। सर बीमारी का नाम है फोमो। हाँ वही दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो दोस्तों जब वो कैंडल थोड़ा सा और अपना आकार बढ़ाती है, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो हर ट्रेडर के दिल से एक चिल्लाहट की आवाज निकलती है, और वो आवाज ये कहती है, अरे यार इस मूव को तो कैप्चर कर लेना चाहिए था और यहाँ पे एक ट्रेड ले लेनी चाहिए थी।
बट दोस्तों लेट्स बी ऑनेस्ट, जब तक चार्ट दिखता है तब तक आपके दिमाग में नॉलेज लॉजिक चलता है। जब तक वो चार्ट स्क्रीन पे धूम धड़ाका नहीं मचा रहा होता है, चुपचाप चल रहा होता है, तब तक क्या होता है, आपका लॉजिक आपके साथ होता है। और जब कोई कैंडल धीरे से ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, ब्रेकआउट कर ही देती है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपके सारे लॉजिक, आपकी सारी रैशनैलिटी छुट्टी पे चली जाती है और उसके बाद बचा हुआ क्या रह जाता है, वही इमोशन की सुनामी। तो दोस्तों ये फोमो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये नए और पुराने ट्रेडर्स को बाजार में इक्वली नचाता है और ये आपके माइंड को लालच देता है कि सब कमा रहे हैं पर आप क्यों नहीं कमा रहे। जब इस तरह की भावनाएं हमारे दिमाग में आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ डोपामाइन की सुनामी आती है और यही डोपामाइन आपको कन्विंस करता है और आपसे ये कहलवाता है, चलो ठीक है, सेटअप वेटअप तो नहीं है, टाइमिंग तो है, ले लेते हैं वरना मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। और सबसे डेंजरस बात क्या होती है दोस्तों, सबसे डेंजरस बात मिस हो जाना नहीं होती है, सबसे डेंजरस बात, सबसे खतरनाक बात ये होती है मिस हो जाने के बाद भी उस चीज को चेस करते रहना। तो दोस्तों इस फोमो नामक डिसीज पे हमने चर्चा तो काफी कर ली, आइए जरा ये भी तो समझ लें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, इस बीमारी का इलाज क्या है सर। तो इलाज को समझने से पहले ये बात हम लोगों को बहुत ही तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जो ये फोमो होता है ये लूसीफर का सबसे ताकतवर दूत होता है। तो इस फोमो को हराने के लिए आपको कौन कौन से अस्त्रों की जरूरत है वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। सर पहला अस्त्र है आपका एक्सेप्टेंस। आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि बाजार में हर मूव आपका नहीं होता। दूसरा सर अस्त्र है आपका सेटअप। आप बाजार में अपना सर सेटअप डिफाइन करो, तो जब तक वो सेटअप आपको बाजार में ना दिखे तो आपको ट्रेड इनिशिएट करने की जरूरत ही क्या है। सर तीसरी चीज होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, आप डिसिप्लिन से बोर नहीं हो सकते। जैसे ही आप डिसिप्लिन से बोर होना स्टार्ट होगे और ये आपका जो लूसीफर का सबसे ताकतवर दूत है फोमो, वो आप पे हमला कर देगा और आपका डीमेट फिर से लहूलुहान हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, फोमो में पढ़ने की बजाय खुद का सेटअप बनाना आप, और साथ ही साथ एक लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलना, और ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर रखना कि हर मूव बाजार में आने वाला हर मूव आपका नहीं होता। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है, आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपके लिए एक सीरीज बना रहा हूं, हाउ टू लर्न बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन, और ये सीरीज के आई थिंक दोस्तों 5 एपिसोड पब्लिश भी किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए देख के आइए और बाजार में अपनी समझ बढ़ाइए। आपको अगर मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपके लाइक्स और कमेंट नहीं रुकने चाहिए, और ये चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ जाएगा। तो सर मैं अब चलता हूँ, मेरा नाम है अंकित और मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा। और बस जाते जाते यही कहना चाहूंगा, ट्रेडिंग करते समय या ट्रेडिंग करने से पहले अपने अंदर के लूसीफर को हराना मत भूलिएगा। दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल। लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।